आज हम भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, शुरुआत होती है जब ब्रिटिश काल में 1947 से पहले, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले 1919 ईस्वी में ब्रिटिशरों के द्वारा एक कानून जिसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता है 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हो जाने से उससे तत्कालीन जो राजनीतिक दल कांग्रेस और उसके अगुवाकर्ता या हमारे पूरे राष्ट्र के जो नेता महात्मा गांधी, उनके द्वारा सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहले संविधान सभा का निश्चित उल्लेख किया था जब भारत शासन अधिनियम 1919 लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1922 ईस्वी में सबसे पहले महात्मा गांधी ने संविधान सभा का होना, उसका निश्चित उल्लेख किया गया था। ठीक है ना। ये कब हुआ था? जब भारत शासन अधिनियम 1919 में लागू हुआ था। ठीक है। इसके बाद शुरुआत होती है भारत शासन अधिनियम के बाद 1927 ईस्वी में, 7 मई 1927 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में सर्वप्रथम केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, यानी निर्वाचित सदस्यों के द्वारा और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच परामर्श के बाद, उनके परामर्श के बाद जो है संविधान निर्माण का आह्वान किया गया। संविधान, भारत का भी एक संविधान होगा, इसका सबसे पहले आह्वान 1927 ईस्वी में, ठीक है ना, भारत का संविधान होगा, इसका आह्वान किया गया था बंबई अधिवेशन में। ठीक है, बंबई अधिवेशन 1927। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है ना। 10 अगस्त 1928 ईस्वी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। वो जो है संविधान सभा के गठन किस प्रकार होगा, इस पर चर्चा की गई थी। स्वराज पार्टी तत्कालीन CR दास, चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक पार्टी गठित की गई थी, एक दल, राजनीतिक दल गठन किया गया था जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता है। स्वराज पार्टी ने उस समय, स्वराज पार्टी ने सबसे पहले 1934 ईस्वी में संविधान सभा का जिक्र किया था कि नहीं, यदि भारत का संविधान होगा तो उसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों के बीच होनी चाहिए। उनके बीच जो संविधान सभा के सदस्य होंगे वो वहां से आएंगे। ठीक है। जो 10 लाख जनसंख्या में एक प्रतिनिधि को चुना जाना था। ठीक है दोस्तों, ये सब सारी चीज जो है, ये फैक्ट जो है आपको याद रखना चाहिए। इसी वर्ष 1934 में ही जब स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का जिक्र किया तो उसी वर्ष कांग्रेस ने उसे लपकते हुए क्या किया, कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा, कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा, उनकी कमेटी के द्वारा औपचारिक रूप से व्यस्क मताधिकार के सहयोग से, यानी व्यस्क मताधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने संविधान सभा के गठन की बात कर दी। ठीक है ना। और तब से संविधान सभा निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। ठीक है। प्रस्तावना जो है, अब आते हैं प्रस्तावना। संविधान सभा का गठन होने की बात हो गई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को सबसे पहले मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्तावना की रचना की थी। जो उद्देश्य प्रस्ताव था उस पर आधारित था ये प्रस्तावना। ठीक है।
दोस्तों, जैसा कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नवगठित संविधान सभा में जब यह प्रस्तुत किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि जो हमारा संविधान बनेगा उसमें मूल उद्देश्य क्या होंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये वर्णन किया गया है कि जो हमारा भारत होगा, जो हमारे भारत का संविधान होगा, उसमें ये कहा गया भारतीय संविधान जब बनेगा तो भारत कैसा होगा, इसके बारे में उन्होंने कहा गया कि हमारा भारत जो होगा वो स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य होगा। गणराज्य माने हमारे भारतीय द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक समूह होगा, उसके द्वारा चुने गए सरकार भारतीय सरकार होगी। इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत जो होगा देशी रियासतों, जो स्वतंत्रता के पहले, भारतीय स्वतंत्रता के पहले पूरे भारत में 560 से 62 देशी रियासतें हुआ करते थे। इसके अलावा 11 ब्रिटिश राज्य हुआ करते थे। उन सभी का, इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों को भी इसमें मिला दिया जाए जो भारत में रहना चाहते हैं या भारत संघ में रहना चाहते हैं, वो उनका एक संघ होगा। यानी कि इंडियन टेरिटरीज, ब्रिटिश स्टेट्स और ट्राइबल्स एरियाज को मिलाकर जो है फेडरल स्ट्रक्चर जो है तैयार किया जाना था, इसलिए भारत को एक संघ कहा गया है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। उसी का उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब ये, प्रस्तावना ये है, उनको विभिन्न कानूनविदों के द्वारा हम इसे और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि देखिए, ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। कहने का मतलब, जब भारत का संविधान बन जाएगा, बनने के बाद उसमें जितने भी निहितार्थ हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, भाग हैं, उन सभी जितने भी कानून बने हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उनका सार संग्रह होगा, उसका संक्षिप्त रूप होगा। लेकिन कुछ कानूनविदों ने अलग अलग तथ्य दिए हैं। जैसे ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा होगी। के.एम. मुंशी कहते हैं कि ये जो प्रस्तावना है ये राजनीतिक जन्मपत्री होगा। ठीक है ना। और अर्नेस्ट वार्कर और M.A. पालकीवाला का मत जो है, मत में समानता थी। वो क्या था, यह प्रस्तावना जो है ये संविधान की परिचय पत्र के रूप में माना जाएगा। ठीक है ना। तो और बहुत सारे कानूनविदों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा इसे संविधान का, यानी प्रस्तावना को संविधान का सार संग्रह, परिचय पत्र और संक्षिप्त रूप माना गया है। संविधान में एक अनुच्छेद है 368, 368, आर्टिकल 368 के अनुसार संसद को यह शक्ति प्रदान किया गया है कि वो संविधान के साथ साथ इसकी प्रस्तावना, यानी कि ऊपर जो जिल्द है, पेपर, ठीक है ना, उसका सार, ऊपर में जो कोई भी किताब बनती है तो ऊपर में हमें उसके बारे में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। तो वही संक्षिप्त रूप प्रस्तावना में भी और संविधान में भी, दोनों में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जो संसद इसमें कर सकती है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इसमें संशोधन किया गया, अन्य अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया, लेकिन साथ साथ प्रस्तावना में 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत उसका सार, ऊपर में जो कोई भी किताब बनती है तो ऊपर में हमें उसके बारे में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। तो वही संक्षिप्त रूप प्रस्तावना में भी और संविधान में भी, दोनों में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 में दिया गया है, जो संसद इसमें कर सकती है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से इसमें संशोधन किया गया, अन्य अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया, लेकिन साथ साथ प्रस्तावना में 40वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया, सामाजिक, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये बार बार प्रत्येक ये कह लें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में
इस प्रकार के प्रश्न को पूछा जाता है। जैसे 368 संविधान संशोधन करने का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, या अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान संशोधन करने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सामाजिक पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया, या किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसके अलावा 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। तो यह थे प्रस्तावना से संबंधित और भी रोचक जो इसमें कई शब्द हैं, जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त वगैरह वगैरह जो है इसको हम लोग और देखेंगे, ठीक है। देखिए अब जो है प्रस्तावना यानी उद्देशिका के मूल 4 तत्व हैं, ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने उसके कुछ बातों को पढ़ा। अब जो है संविधान के मूल 4 तत्व हैं। पहला है जैसे संविधान के अधिकार का स्रोत। संविधान को क्या कौन अधिकार देता है कि वो ये संविधान लागू करे, ठीक है ना। तो ये संविधान को भारत के लोगों के द्वारा खुद पर लागू करने के लिए संविधान को ये शक्ति प्रदान किया गया है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। इसका जो एक और जो स्रोत है संविधान के को जो अधिकार प्राप्त है वो उसका स्रोत क्या है, वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों ने खुद पर संविधान लागू करने के लिए संविधान को शक्ति दिया है, और संसद को, जो केंद्रीय संसद है पार्लियामेंट को इसमें संशोधन करने की भी शक्ति संविधान में दी गई है। दूसरा है भारत की प्रकृति। संविधान में यह उल्लिखित है कि भारत जो देश बनेगा, तत्कालीन परिस्थिति में यह कहा गया कि भारत जो बनेगा उसकी प्रकृति कैसे होगी। वो कहा गया कि प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब क्या होगा, हम एक एक करके समझते जाएंगे, ठीक है ना। संप्रभु का मतलब ये हुआ कि हमारा देश जो होगा वो हर एक मामले में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, किसी पर आश्रित न होना उसकी क्षमता, यानी खुद फैसला लेने की क्षमता, अपना निश्चित भूभाग होना, ठीक है ना। निश्चित भूभाग भी है, स्वयं फैसला लेने की क्षमता भी है, उनकी जनसंख्या है। तो ये इन संप्रभु होने के लिए कुछ मापदंड है, उसे भारत पूरा करती है। इस आधार पर उसमें प्रस्तावना में भी ये कहा गया कि संप्रभु होगा। तो संप्रभु का मतलब यह हुआ कि किसी पर निर्भर ना होना, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होना, अपने आप को स्वयं संभालना, ये संप्रभु। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साम्यवादी विचारधारा, और ये हमारा भारत का समाजवादी जो है वो मिश्रित है, ठीक है ना। पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिश्रित है। इसमें हम चीन और रूस की तरह हम ऐसा, ये हमारा साम्यवादी विचारधारा के समाजवादी नहीं है, ये भारतीय समाजवादी है, ठीक है। तो समाजवादी का मतलब ये हुआ कि जो देश है, देश में प्रत्येक जो लाभ है वो वर्गों में, विभिन्न समाज के प्रत्येक वर्ग में समान रूप से वितरित हो, उसका लाभ सबको मिले, ठीक है ना। तो ये समाजवादी है। उसके बाद है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ, पहले धर्मनिरपेक्ष था, अब पंथ निरपेक्ष हो गया है, ठीक है ना। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ कि सरकार, भारत सरकार किसी धर्म को अवहेलना नहीं करेगा, यह किसी धर्म के पक्षधर में नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था। गणतांत्रिक का मतलब यह हुआ कि यहाँ राजतंत्र, नायक तंत्र नहीं होगा, राजतंत्र व्यवस्था नहीं होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से चुने गए प्रतिनिधियों का केंद्र में सरकार होगी, ठीक है ना। उन प्रतिनिधियों के बीच से ही हमारा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। ये गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला हमारा राज्य होगा। तीसरा है
संविधान का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव तो दिया गया था, उसमें हमारा प्रस्ताव ये है, इसको हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं कि संविधान का जो उद्देश्य है अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसको हम निरंतर आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे न्याय के क्षेत्र में, स्वतंत्रता के क्षेत्र में, समता के क्षेत्र में और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता संविधान का मूल जो है उद्देश्य है, ठीक है ना। हम न्याय सबको, समाज में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक अंतिम पीढ़ी में, अंतिम सीढ़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी न्याय मिले, इसकी व्यवस्था सरकार करने जा रही है, ठीक है ना। स्वतंत्रता, आप जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तब आपको स्वतंत्रता काफी आपको व्यापक रूप से अनुच्छेद 19 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है ना, ये उसका उद्देश्य है। समता, समाज में सभी समान रूप से सभी को समान अवसर प्राप्त करना, ये समता का अधिकार जब आप 19 तक पढ़िएगा, 14 से 19 तक, ठीक है ना। आगे चल के हम इसका और एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो मूल अधिकार जो होगा 14 से लेकर के 35 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अनुच्छेद 14 से 35 तक मूल अधिकार में ही वो पूरा वीडियो होगा, उसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। हो सकता है कि 2 पार्ट में हो, क्योंकि बहुत बड़ा श्रृंखला है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है संविधान अंगीकरण की तिथि। प्रस्तावना का जो चौथा है, ये संविधान अंगीकरण की तिथि, ये कुछ नहीं, ये लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान जो है लागू हो जाएगा, लेकिन पूर्णतया लागू नहीं हुआ था। 1950 लगभग 1950 अगस्त, जून जुलाई अगस्त तक में और संविधानों को संशोधित करते हुए उसको लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये थे संविधान में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का रूपरेखा, और इसमें आप जिसको जो मूल तत्व है उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझ लेंगे आप तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। और वीडियो को देखते रहिए, आगे हम वीडियो बनाएंगे मूल अधिकार में, ठीक है। नमस्कार।